जब भी दुबई का नाम आता है तो हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों, आलीशान मल्टी स्टोर, बड़े बड़े मॉल और बेहतरीन सड़कों पर दौड़ती चमचमाती कारों की तस्वीर नाचने लगती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक ये शहर है ही इतना लाजवाब। यूं ही ये शहर दुनिया का एक बड़ा वैश्विक शहर और व्यापार का मेन सेंटर नहीं बन गया। महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा ब्रांड मौजूद है इस खूबसूरत शहर में। इसकी खूबसूरती से रूबरू होने हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। क्या आपको लगता है कि ये शहर हमेशा से ही इतना खूबसूरत रहा होगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जान लीजिए कि आज से 30 साल पहले तक इस शहर की तस्वीर आज से बहुत अलग थी। माना जाता है कि इस दुबई शहर को 1833 में बसाया गया था और इसे बसाने वाली जनजाति थी यास। इस जनजाति के 800 सदस्यों ने इस शहर को बसाया था। माना जाता है कि ये इलाका एक समय मोतियों और फिशिंग का केंद्र बन गया था। इस चमचमाते शहर में आज से 30 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी। आज भले ही इस शहर में गगनचुंबी इमारतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ दूर दूर तक एक या दो मंजिला मकान दिखाई देते थे। दुबई 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। इसके बाद अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने एक संघीय गठबंधन बना लिया था, जिसमें दुबई के साथ साथ अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल क्वैन और अल फुजैरा शामिल थे। इसके बाद इस संघ में 10 फरवरी 1972 को 7वां राज्य रास अल खैमा जुड़ गया और इन 7 राज्यों के संघ की राजधानी बना अबू धाबी। आज भले ही यहाँ की करेंसी दरहम है, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ भारतीय रुपया ही चलता था। इसी करेंसी में यहाँ लेन देन किया जाता था। 1959 में यहाँ की करेंसी खाड़ी रुपया कहलाई, तब इसकी कीमत भारतीय रुपए के ही बराबर थी। आज़ादी के बाद दुबई सहित अन्य राज्यों ने अपनी करेंसी चलाई। पहले दुबई के लोग मोतियों का व्यापार करते थे, लेकिन जब जापानियों ने आर्टिफिशियल मोती बनाना शुरू किया, अमीराती मोतियों की मांग कम होने लगी और फिर यहाँ से मोतियों का व्यापार लगभग समाप्त ही हो गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुबई क्या पूरा मिडल ईस्ट ही तेल की खोज से पहले रेगिस्तान से भरी एक बंजर जमीन के अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन फिर 60 के दशक में वहां से तेल निकाला जाने लगा और इनकी किस्मत पलट गई। जब यहाँ तेल की खोज हुई तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने मोतियों का कारोबार बिल्कुल ही बंद कर दिया। 1971 में अंग्रेजों से आज़ादी पाने के बाद यहाँ तेल का उत्पादन अचानक बढ़ गया। इस तेल की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल मिला और देखते ही देखते दुबई व्यापार का केंद्र बन गया। सिर्फ तेल का होना ही एक देश को सक्सेसफुल नहीं बनाता है। मुंबई से 9 गुना और दिल्ली से 42 गुना छोटा ये शहर आज कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहा है और ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है कि दुबई ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास तेल के भंडार है, जबकि सच्चाई तो ये है कि दुबई की टोटल जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा कच्चे तेल के व्यापार से आता है। लेकिन आज दुबई दुनिया का 12वां सबसे अमीर शहर है, तो ऐसा क्या कर रहा है दुबई आखिर? दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इससे 35 साल पहले अगर दुबई की कंडीशन देखी जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। दुबई में सिर्फ हर जगह रेत ही रेत थी। ना वहाँ रेत पर मकान और न ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना पॉसिबल था। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने उसी रेत पर इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दुबई में ही है और साथ में ही इतने महंगे महंगे रूम, जिसको सुनकर ही लोग सिर्फ बाहर से ही देखकर मन को दिलासा देते हैं। तो और अगर आप उसमें घूमने के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए आपको पैसे लगते हैं। दुबई के पास किसी भी तरह का पानी का कोई सोर्स तक नहीं था, ना ही कोई साधन। तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, एक बड़ा सवाल है। न दुबई के पास अपना खाना है, ना दुबई के पास अपना पानी, ना किसी तरह का मिनरल था, ना उसका अपना खुद का सोना था। लेकिन आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास ये सब आया कहाँ से? आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है?
इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का हाथ है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम बड़ी दूर के सोचते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक देते हैं और उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यूएई के शासक, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम का जन्म 15 जुलाई सन 1949 को हुआ। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम एक ऐसा विजनरी लीडर है, इनके मुकाबले कोई दूसरा नेता किसी देश में है ही नहीं जो इनके जैसा सोचे और उसे पूरा भी करे। जब दुबई या मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हुई तब दुबई के सुल्तान शेख रशीद बिन सैयद अल मखदूम को समझ आ गया था कि उनके पास तेल तो है, लेकिन उतना तेल नहीं है कि वो इससे हमेशा के लिए पैसा बना सके। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। और तब उन्होंने तेल से आए पैसे से कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें से एक था जाबेल अली पोर्ट का विकास। उन्होंने ये नोटिस किया कि दुबई की लोकेशन दुनिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वो अरेबियन गल्फ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका से बस कुछ ही समय की दूरी पर थे और साथ ही वो इन सभी से होने वाले व्यापार के रास्ते के बीच में थे। इसलिए जेबेल अली पोर्ट को 70 के दशक में लोन लेकर दुबई ने डेवलप करना शुरू किया और इस पोर्ट को दुबई के तेल को दुनिया तक पहुंचाने के अलावा भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। दुनिया की बड़ी बड़ी शिप्स यहां आकर रुकने लगी और दुबई ने इन्हें सर्विसेज देनी शुरू की। दुबई ने बड़े पैमाने पर कूलिंग सर्विसेज और एडवांस स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप किया और जहां बड़े जहाज़ों का सामान यहां स्टोर करके रखा जाने लगा। पोर्ट के विकास के बाद दुबई यहीं पर नहीं रुका और उसने अपने यहाँ पर फ्री जोन्स बनाने शुरू किए। ये फ्री जोन्स बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए थे, जिन्हें वो अपने यहाँ आकर बिजनेस सेटअप करने के लिए कह रहे थे। इन्हें बुलाने के लिए दुबई ने कंपनीज को 100% फॉरेन ओनरशिप की इजाज़त दे दी, जबकि भारत समेत कई देशों में उस वक्त और आज भी ये नियम है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को अगर अपना बिजनेस वहां सेट अप करना है तो उसे किसी भारतीय कंपनी को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। इसके बाद दुबई ने इन बिजनेसेस को अपना सारा प्रॉफिट और सारी कमाई वापस अपने देश ले जाने के लिए भी खुली छूट दे दी, जो कि कोई देश नहीं करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुबई ने सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्सेस भी हटा दिए। इसका फायदा ये हुआ कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज में से 140 ने यहीं पर अपना बेस सेटअप कर लिया। इसके बाद दुबई ने खुद को एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की तरफ ध्यान दिया, जिस वजह से उन्होंने बढ़िया एयरपोर्ट्स बनवाए, बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल-अरब जैसी बिल्डिंग्स बनवाई जिनका दुनिया भर में नाम हो। इसके अलावा इन लोगों को दुबई में एंजॉय करवाने के लिए भी कई इंतजाम किए गए। क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान होने के बावजूद भी आप चाहे तो दुबई में बर्फ पर स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। भारत जैसे बड़े देश में 1.8 करोड़ टूरिस्ट 2019 में आए थे, जबकि दुबई में संख्या 1.7 करोड़ की थी। यानी एक छोटा सा शहर भारत जैसी बड़ी और कल्चरली रिच कंट्रीज के बराबर टूरिस्ट लाने लगा था। 2018 में दुबई में टूरिस्ट ने करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि मक्का, सिंगापुर और बैंकॉक जैसी जगहों से भी ज्यादा था। टूरिस्ट पेनिट्रेटिंग के मामले में दुबई नंबर 1 पोजीशन पर है। दुबई ने खुद को एक टूरिज्म हब के रूप में बदल दिया, जो आज खुद में एक ब्रांड है और इसे लग्जरी के साथ जोड़कर देखा जाता है। और इस तरह दुबई आज इतना इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो तेल ना भी बेचे तो उनकी जीडीपी को सिर्फ 1% का नुकसान होगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई में कुछ भी करेंगे तो या तो नंबर 1 पे रहेंगे या फिर टॉप 10 पे रहेंगे। अगर मॉल बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा दुबई मॉल बनाएंगे, अगर टावर बनाएंगे
तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा बना दिया। दुबई में उन्होंने एक पाम डिजाइन का आइलैंड बनाया। पाम आइलैंड जो खजूर के पत्ते के डिजाइन आकार सा बनाया गया है। इस लीफ डिजाइन के किनारे किनारे बहुत सी बिल्डिंगें बनाई गई है। वहां के लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया। अंडर वाटर ब्रिज बना दिया। टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी 7 स्टार होटल बनाया जिसमें आम आदमी का जाना संभव नहीं है। वहां के होटल में आप चप्पल पहनकर नहीं जा सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। उस होटल में जाने से पहले आपको बुकिंग करनी होगी, तभी जाकर आपको कहीं वहां रूम मिल पाएगा। दुबई की सक्सेस को देखकर अब सऊदी अरब भी दुबई की कॉपी करने लगा है और उन्होंने भी अपने यहाँ कानून को ढीला कर दिया है। औरतों को ड्राइव करने की आज़ादी दे दी है और सिनेमा घर जो वहाँ बैन थे उन्हें भी खुलने की आज़ादी दे दी है। लेकिन दुबई को अपनी इस इमेज को बनाने में सालों का वक्त लगा, जिस वजह से दुबई सऊदी अरेबिया से कहीं आगे है। एक उदाहरण के तौर पर इस प्रकरण को ले लीजिए। जब सऊदी अरब ने ये घोषणा की कि वो बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत जेद्दाह टावर बनाने जा रहे हैं, तो दुबई ने उससे भी बड़ी कैपिटल टावर को बनाने की घोषणा कर दी। और जिस हिसाब से जेद्दाह टावर को बनाने में डिले हो रहा है, ऐसा लगता है दुबई इस काम को पहले कर लेगा। कुछ लोगों को दुबई के कानून के बारे में जानकर हैरानी होगी। काश ऐसी व्यवस्था सभी देशों में होती, खास करके हमारे देश में, जिससे सरकार को भी बहुत फायदा होता। दुबई के अंदर आप अपनी गाड़ी को ज्यादा समय तक गंदा करके नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और आप खुद से गाड़ी भी नहीं धो सकते। उसके लिए अलग से दुबई में गाड़ी धोने के लिए चैम्बर बनाया गया है। आप ऐसे ही कहीं भी किसी आम आदमी से गाड़ी धुलवा नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी गंदा है तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक 200 दिरहम कट जाते हैं, जो भारतीय रुपए में करीब 4000 रुपए होते हैं। दुबई की कानून व्यवस्था इतनी व्यवस्थित, इतनी सख्त है कि शायद ही किसी देश में इतनी सख्त कानून व्यवस्था होगी। वहाँ की पुलिस सिस्टम एकदम डिजिटल स्मार्ट पुलिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपको वहां सड़क पर कहीं एक भी पुलिस वाला तक नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर ना के बराबर दुर्घटना होती है। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस मानी जाती है। दुबई पुलिस की जो कार होती है वो एकदम सी लग्जरी कार होती है, जो बाकी देशों की पुलिसों की गाड़ियों से बहुत महंगी होती है। दुबई के बारे में कुछ हैरान करने वाली बातें। दुबई की आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है, जिसमें से 50% भारतीय रहते हैं। दुबई में पुलिस वालों के पास फरारी, लैम्बोर्गिनी से नीचे गाड़ी नहीं होती है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% हैं और शेष आबादी ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस की हैं। जानवर पालने का शौक तो हर कोई रखता है, पर दुबई के लोगों के शौक ही अलग होता है। वो शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे महंगे कारें दुबई में है, जिन पर हीरे लगे होते हैं। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। Like and subscribe One Life Story YouTube channel and follow for more interesting biography video at this channel.